मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। हमारे कई व्यूअर्स एक प्रश्न दे रहे हैं हमें, लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि कृपया बताएं, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसका स्टाम्प मूल्य ज़्यादा है जबकि हमने सेल्स कंसिडरेशन कम दिया है, तो ऐसे में क्या आयकर विभाग आयकर के संबंधित हमें हमारे खिलाफ या हमारे लिए क्या कार्रवाई कर सकता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आयकर अधिनियम 1962 की धारा 56(2) यह बताती है कि यदि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात अचल संपत्ति खरीदता है, जैसे कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी, तो ऐसे में सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा फिक्स किया गया स्टैम्प रेट या जिसे सर्किल रेट भी बोलते हैं, उस रेट पर आपको स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री के समय पे करनी पड़ती है, किंतु आपके और विक्रेता के बीच जो धनराशि तय हो जाती है उसका आप भुगतान करते हैं। यदि आपस में तय की गई धनराशि सर्किल रेट से कम है तो ऐसे में दो बातों का ध्यान रखें। पहला, यदि सर्किल रेट और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस 50,000 रुपये तक है, तब तो आयकर में आपको किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी या किसी भी प्रकार की कोई नोटिस की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ आपसे पूछा जा सकता है कि आपने वो प्रॉपर्टी जो खरीदी थी उस पैसे का स्रोत क्या था। किंतु यदि सर्किल रेट और एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो यह मान के चलिए कि जितना भी डिफरेंस है यह आपकी मानी हुई आय मानकर आपकी आय में जोड़ दी जाएगी। लिहाजा यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में यदि आप खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आप यह सुनिश्चित कर लें कि प्रॉपर्टी का सर्किल रेट अर्थात स्टाम्प मूल्य और जो आपने वास्तव में विक्रेता को अमाउंट पे किया है उसके बीच का डिफरेंस यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो जितना डिफरेंस है उसे सेक्शन 56(2) के तहत जिस समय फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप अपने आय की गणना कर रहे हैं उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानकर अपनी आय गणना चार्ट में इंक्लूड करके उस पर जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट टैक्स का बनता है उसे जमा करके अपना रिटर्न फाइल करें। आशाएं नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि यदि प्रॉपर्टी का सर्किल रेट और एक्चुअल रेट के बीच डिफरेंस है, तो ऐसे में डिफरेंस अमाउंट यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिफरेंस वैल्यू को अपने इनकम का, परचेजर को अपने इनकम का पार्ट मानकर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपके मन में इस लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा या कोई भी शंका पैदा हो रही हो, तो आप हमसे अवश्य रूबरू हों, बात करें, लिख कर हमें बताएं। हम फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। लॉ क्या कहती है भी बताने की कोशिश करेंगे। एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि कंपनी के केस में और फर्म के केस में धारा 56(2) का प्रोविज़न लागू नहीं होता है। पुनः कंपनी के केस में और फर्म के केस में धारा 56(2) का प्रोविज़न लागू नहीं होता है। वहाँ पर 50,000 रुपये से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो भी इनकम को, डीम्ड इनकम को आय में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें, लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और आपको आयकर से संबंधित
जिस भी प्रकार का वीडियो या जिस भी प्रकार के डेलिब्रेशन लेक्चर की आवश्यकता हो, कृपया हमें सूचित करें। हम ऐसे वीडियो आपकी सेवा में समय समय पर उपस्थित करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।